नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अमरकांत जी की कहानी दलील। अमरकांत जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। विनय ठीक 4 बजे घर से निकला। सर्दी जरूर कुछ कम हो गई थी, पर एहतियात के लिए उसने कोट पहन लिया था, क्योंकि समारोह से लौटने में काफी रात भी तो हो सकती है। यूं भी कोई मीटिंग जलसा समय से शुरू होने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। 4 बजे का समय दिया गया। यदि वह 5 बजे भी पहुंचेगा तो कोई हर्ज नहीं। उसने घड़ी देखी, जेब से डिबिया व माचिस निकालकर सिगरेट जलाई और एक कश खींचकर सड़क पर फुटफुट करके चलने गया। गोया किसी खिलौने वाले बबुआ को चाबी भरकर जैसे छोड़ दिया गया हो। रिक्शा आदि सस्ता पकड़ना हो तो आपको कुछ दूर चलकर अड्डे तक पहुंचना चाहिए। यहाँ से तो 7-8 से कम नहीं मांगेंगे। खैर, सस्ता तो 1-1.5 साल पहले था, जब अड्डे से आनंद भवन तक 2-2.5 रुपए से अधिक नहीं लेते थे, और आज 5 से कम पर जाने का तो सवाल ही नहीं। पर रिक्शे वाले भी क्या करें? महंगाई सुरसा की तरह बढ़ेगी और बाबू लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी। बिजनेस वाले भी दोनों हाथ से मनमानी बटोरेंगे। दादा लोगों की चांदी कटेगी। सोच के इस बिंदु पर पहुंचकर खुश हो गया। बस उसको अच्छा विषय मिल गया। आज समारोह में वह इन्हीं सवालों को उठाकर एक जोरदार क्रांतिकारी भाषण देगा। ऐसे विचारों से वह बहुत खुश होता था, और आज तो खैर अच्छा मौका था। उसका शरीर और मन हल्का हो गया और उसकी चाल में और तेजी आ गई। आकाश साफ था, सिर्फ पूरब में सफेद बादल का टुकड़ा जमा था। समारोह एक ऐसी स्थानीय साहित्यिक संस्था का था जिसका वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। वह एक टीचर था। जमाने का असर उस पर ऐसा पड़ा कि उसने हर आदर्श को व्यवसाय तक और व्यवसाय को आदर्श तक खींचने की कला में अपने को प्रशिक्षित कर लिया। वह बड़ी कुशलता से विचार और व्यवहार के अनेक परस्पर विरोधी और विजातीय तत्वों को एक में मिलाकर एक खूबसूरत उपयोगी वस्तु का रूप दे देता था। ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरकर वह ऐसे कुशल वक्ता के रूप में मशहूर हो गया जिसके हर भाषण का आरंभ और अंत अत्यंत दिलचस्प, सामायिक, क्रांतिकारी और चमत्कार पूर्ण होता था। वह एक गोरा, खूबसूरत और मजले कद का ऐसा 40 वर्षीय व्यक्ति था जिसकी हल्की सी तौंद निकल रही थी। वह मुंह टेढ़ा करके कुछ इस भाव से देख रहा था कि लोग पहचाने कि वह कितना विद्वान है। सिगरेट उसने फेंक दी थी और एक पान की दुकान के सामने खड़ा होकर 2 बीड़ा पान, तंबाकू, चूना वगैरह खाने के बाद तेजी से चल पड़ा। रिक्शे का अड्डा भी नजदीक आ गया था। 4 से अधिक रिक्शे वहां नहीं थे, जिनमें से 2 तो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े थे और शेष 2 पूरब में। उसे पूरब जाना था, इसलिए पश्चिम मुंह करके खड़े रिक्शे वाले से बात करने से तो कोई फायदा नहीं था। और गनीमत यह हुई कि पूर्व दिशा वाले रिक्शों में से एक ने तो 7 रुपए मांगे, पर दूसरे ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आप तो जानते हैं बाबूजी, समझ बूझकर दे दीजिएगा। उसने गौर से रिक्शे वाले को देखा। उसकी उम्र भी 40 के करीब हो रही होगी। लंबा वह जरूर था, पर शरीर से ठांट नहीं था। जबड़ा चौड़ा व मजबूत, गाल की हड्डियां उभरी हुई, नाक गोल, रंग काला, भावी नाके। कितना बदसूरत लग रहा था वह, फिर भी वह काफी सीधा साधा है, उसने सोचा। इतना सोचते ही वह खुश हो गया, और जब वह बैठने लगा तो रिक्शे की सीट में खामी निकाल दी। अरे कैसी सीट है भाई, तुम लोग मुसाफिरों के आराम की परवाह नहीं करते? मालिक, सीट तो ठीक है, रिक्शे वाला विनम्रता से बोला। खाक ठीक है, उसने रुखाई से कहा, मैं ऐसे रिक्शे पर चलने का आदी नहीं। खैर चलो, ठीक से चलाना। रिक्शा चल पड़ा। वह खुश था कि रिक्शे वाले ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वैसे वह पहले से आश्वस्त था कि रिक्शा वाला सीधा साधा है और उसे जो कुछ दिया जाएगा चुपचाप ले लेगा। फिर भी जांच बूझ तो लेना ही चाहिए। किसी से लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि उसकी आलोचना कीजिए, उसके काम में दोष निकालिए, उसको यह सोचने पर मजबूर कर दीजिए कि वह गलती पर है। फिर वह अपने हक पर जोर नहीं दे पाएगा तो दूसरे को लाभ होगा। अब लाभ चाहे 8 आने का हो, 1 रुपए का हो, 10 रुपए का, 10,000 का हो, महत्व सबका है। पैसा अपने से तो आता नहीं, या तो उसे बचाइए अथवा उसे कमाइए, और वह इन तीनों सिद्धांतों पर मुस्तैदी से चलता था। जाहिर है कि यदि रिक्शे वाला सीधा साधा है तो उसे आसानी से 3 रुपए दिए जा सकते हैं। वह कुछ नहीं बोलेगा और यहाँ भी 2 रुपए की सीधी बचत ही हो जाएगी। अरे रिक्शे वाले, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने प्रसन्न होकर चिकने स्वर में पूछा। मैं जमुना किनारे रहता हूँ बाबूजी, गोसाई हूँ। गोसाई? गोसाई कौन होते हैं? क्या गोस्वामी? बाबूजी, हम लोगों को गोसाई बोलते हैं। हमारे लोग किसी की नौकरी चाकरी, मजदूरी, गुलामी नहीं करते।
उसे ओछा समझा जाता है। हम ईश्वर की संतान है, ऋषि मुनि के वंश के हैं। हमारे लोग दुआ आशीर्वाद बांटते भागते खाते हैं। उसे कुछ अचंभा हुआ, पर वह जल्दी सब कुछ समझ भी गया। यह स्पष्ट है कि यह भिखमंगों की किसी जाति का है। और ये रिक्शा क्यों चला रहा है? कारण जो भी हो, अपनी जाति की विशेषता इस व्यक्ति में अब भी होगी। इसे कुछ भी दिया जाएगा उसे सहर्ष स्वीकार कर लेगा। नहीं, इसे 3 रुपए देना ठीक होगा। तो अब रिक्शा क्यों चला रहे हो? उसने अपने स्वर में और मिठास भरकर पूछा। बाबूजी, हमारी कहानी लंबी है। जब बाप जिंदा थे तो खूब मौज की। लड़ाई झगड़ा मार पीट नशा पानी आवारागर्दी कुछ नहीं छोड़ा। उसके बाद बाप ने शादी कर दी, बाल बच्चे हुए, बाप भी चल बसे तो संभल कर तो चलना पड़ा। अरे, वह सचमुच चौंक उठा। लगता है ये रिक्शे वाला ऊपर से ही सीधा दिखता है, दरअसल कोई लफंगा और बदमाश तो नहीं जिसने इस पेशे को अपना रखा है। ऐसे ही रिक्शे वाले सवारियों से पहले कुछ तय नहीं करते और अड्डे पर पहुंचकर झगड़ा झंझट खड़ा करते हैं। अच्छा यही होता कि पहले से तय कर लेता। खैर, यह कहेगा तो 4.5 रुपए दे दूंगा, नहीं मानेगा तो 5 ले लेगा, यह उसने सोचा। रिक्शे वाला इत्मीनान से रिक्शा चला रहा था, ना बहुत तेज ना बहुत धीमे। वह कह रहा था, बाबूजी, जमाना बड़ा खराब आ गया। लोगों में ना वह दिल रहा ना विचार। पहले की तरह नहीं, जब लोग बिना मांगे ही दे देते थे। अब लोग मांगने गिड़गिड़ाने पर भी नहीं देते। अब तो हमारे लोग उजड़ गए। बाप के मरने पर मेला ठेला भी जाता था, पर वह बात नहीं रही जो बाप के समय में थी। परिवार बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। हार कर जनाना और बच्चियों को चौका बर्तन मांजने के काम पर भेजना पड़ा। मैं खुद कानपुर में के एक कबाड़ी के यहाँ से कपड़े लाकर बेचने लगा। कैसे कपड़े? मांगने खाने का काम छोड़ दिया? नहीं बाबूजी, वह भी चलता था। कबाड़ी लोगों के पास कई तरह का माल होता है। अच्छा कपड़ा खरीदने के लिए पैसा कहाँ था? रेडीमेड कपड़ों में जो सबसे छठुआ और घटिया ऊनी सूती माल होता था उसे घर लाता था। परिवार के सभी लोग उन गंदे कपड़ों की छटाई करते। कोई कोई कपड़े फटे होते थे, उनकी सिलाई भी करनी पड़ती थी, फिर प्रेस करके गरीब लोगों में उनको बेच देते। फायदा उससे अधिक नहीं था बाबूजी, पर घर का काम तो चलता ही था। कपड़े खुद बेचते थे। विनय कुछ सावधान हो गए। यह आदमी उतना सीधा नहीं जितना दिखाई देता है। कई घाट का पानी भी पी चुका है, कई पापड़ बेच चुका है। खैर, बहुत हुज्जत करेगा तो 4 या 4.5 तक दे देंगे। फिर भी 1 रुपया 8 आने तो बचेगा। रिक्शा वाला बड़बड़ाए जा रहा था। हम कोई बनिया बक्काल है? नहीं बाबूजी, ऋषि मुनि की संतान है, मोल तोल करना क्या जाने। हमारे लोग इसे अच्छा नहीं समझते। कभी शहर में मजदूरों की बस्ती और कभी हरिजन टोले के चक्कर लगाता, कभी गांव जाता। वे लोग जो दे देते ले लेता। हमारे लोग लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं समझते बाबूजी। अच्छे बुरे सबको आशीर्वाद देते हैं। इस काम से जब छुट्टी मिलती तो मांगने खाने वाला काम भी कर लेता। रिक्शा आधी दूरी पार कर चुका था। मुट्ठी गंज में ट्रकों की रेल पेल के कारण कई जगह रुकना पड़ा। अब शहर का भीड़ वाला हिस्सा पीछे छूट गया था और आगे अपेक्षाकृत कम भीड़ थी। विनय रिक्शे वाले की बात से फिर खुश हो गया। नहीं, यह सीधा साधा है, संतोषी है, इसे 3 रुपए आसानी से दिए जा सकते हैं। इस विचार से उत्साहित होकर विनय ने रिक्शे वाले की फिर आलोचना की। यार, तुम्हारी सीट बड़ी सख्त है, नीचे से गड़ रही है, बैठने में तकलीफ दे रही है। रिक्शा भी बड़ा खड़खड़ कर रहा है, इतना हिल रहा है कि शरीर का अंजर पंजर ही ढीला पड़ जाएगा। खैर, तुम्हारी यह बात ठीक ही है कि पैसे के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। इंसानियत बड़ी चीज़ है। पैसा तो इंसान को गिरा देता है। जो थोड़े में संतोष करते हैं वे बड़े सुखी हैं। आदमी आदमी की बात होती है बाबूजी। मैं इसी साइड से चलाता हूँ। आपने मुझे पहले भी देखा होगा। इंसानियत बड़ी चीज़ है बाबूजी। आपने ठीक कहा। कई तरह के आदमी इस रिक्शे पर बैठते हैं, हम आदमी पहचानते हैं, पर पैसे के लिए कभी ओछा काम नहीं करते। एक रात को एक फौजी अफसर आ गया। उसे मनौरी जाना था। उसने खुद जेब से 50 का नोट निकाल कर दे दिया। 50 का नोट? विनय चक्कर में पड़ गया कि स्वभाव का है ये रिक्शे वाला, पर उसने फौरन बात काट दी। अरे छोड़ो इन अफसरों की बात भी। कुछ समय के लिए बाहर से आते हैं तो शान दिखाते हैं। मुझे यह सब पसंद नहीं। हाँ, तो कपड़े का धंधा तुमने क्यों छोड़ दिया? सब कुछ छोड़ दिया बाबूजी, बाप दादा का पेशा भी छोड़ दिया। क्यों? विनय सचमुच चौंका। कपड़े के काम में फायदा है, पर उसमें पहले पैसा लगाना पड़ता है। जितना पैसा लगेगा उतना माल मिलेगा। हम जो माल लाते थे बहुत घटिया होता था। एक सीजन में चल जाए तो गनीमत समझिए। उस माल पर लोग पैसा भी सही नहीं देते थे। कई लोग उधार लगा देते थे। दौड़ धूप भी अधिक करनी पड़ती थी। फिर एक दिन उसे दूर से ही सलाम कर दिया। विनय उसकी बात से फिर आश्वस्त हुआ। आलसी आदमी, भिक्षा की आदत पड़ी है। बिजनेस क्या करके खाक खाएगा? न बुद्धि है न जांगर। इसे कुछ भी दिया जा सकता है। पुश्तैनी काम से भी दिल फट गया बाबूजी। लड़का राम निहोर
10 के ऊपर हो रहा था। उसे बाप दादे का काम सिखाना चाहता था, पर लड़के को किसी ने सिखा दिया कि भीख मांगना ठीक नहीं। पढ़ लिख कर उसने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, पर वह जाता ही नहीं था। एक बार कुंभ आया। इस मेले में उसे हर हालत में ले जाना चाहता था, नहीं माना तो उसे खूब मारा। वह उस दिन साथ तो गया, पर दूसरे दिन घर से भाग निकला। भाग गया? हाँ बाबूजी, बहुत खोजा पर नहीं मिला। एक ही लड़का और सब तो लड़कियां ही लड़कियां। लड़का कहाँ होगा, यह सोचकर कलेजा मुंह को आता है। इस घटना ने मेरी आंखें भी खोल दी। लड़का गलत क्या कहता था। भीख मांगने में आदमी को कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। लोगों के सामने हाथ पसारना पड़ता है। अरे लोग कुछ ना कुछ उल्टी सीधी सुना ही देते हैं। सबका ही सुनना पड़ता है। आदमी इंसान नहीं रह जाता। आंखें मिलाकर किसी से बात नहीं कर सकता। बाल बच्चे परिवार के लोग इज्जत से नहीं रह पाते। 2 रोटी कम खाएं, पर अपनी मेहनत की कमाई खाने में ही मजा है। मैं उसी दिन से बाप दादा के काम पर लात मारकर रिक्शा चलाने लगा। अपना कमाता हूँ, अपना घरवाली रंग के एक कारखाने में पुड़िया बांधती है। लड़कियां बर्तन मलने जाती हैं। किसी से न लड़ाई, न झगड़ा, न किचकिच, न खिचकिच। अपने काम से काम। कुल मिलाकर शांति प्रिय लगता है। विनय ने फिर सोचा, पर अपने पैरों पर खड़ा होने वाली बात जमी नहीं इसकी। शायद झूठ बोल रहा है। जिसकी आदत मांगने की हो वह क्या छोड़ सकता है? अपनी वह आदत क्या खड़ा होगा अपने पैरों पर? यह अरे तुमने गलती की, विनय ने कहा। बाप दादे का काम तुम्हारा अच्छा था। ना किसी से लेना, ना किसी को देना। भगवान जो देता है उसे स्वीकार कर लेना। इस तरह की कमाई बड़ी पवित्र होती है। फिर गंभीरता से सोचना इस पर। अरे यार, तुम्हारी सीट बड़ी तकलीफ दे रही है। पहले से मालूम रहता तो मैं इस रिक्शे पर चढ़ता नहीं। इतने में गंतव्य स्थान आ गया। विनय रिक्शे से फौरन उतर गया। पहले वह इस तरह लंगड़ाया जैसे रिक्शे पर उसे बड़ी तकलीफ हुई हो। फिर जेब से 3 रुपये निकालकर दूसरी ओर देखते हुए उसने रिक्शे वाले की तरफ बढ़ा दिया। हाथ में रुपए लेकर रिक्शे वाले ने प्रतिवाद किया। बाबूजी, यह क्या दे रहे हैं? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि जो वाजिब समझिएगा दे दीजिएगा। यह वाजिब है। तुम रिक्शे वाला का दिमाग बहुत बढ़ गया है। विनय दूसरी ओर देखकर उत्तेजित स्वर में बोला। मैंने कहा था जरूर, पर रेट तो आप भी जानते होंगे। विनय अचानक गुस्से में चिल्लाकर बोला, मैं रेट वेट नहीं जानता। हो तो चोर भिखमंगे ही ना, मौका देखकर अपनी वाली पे उतरने लगे। रिक्शे वाला विनय के सामने तनकर खड़ा हो गया। धीमे पर विश्वासपूर्ण स्वर में बोला, बाबूजी, आप ऐसी बात न कीजिए। चोरी मैंने कभी नहीं की। हाँ, भीख जरूर मांगता था पहले, पर लड़के के कारण वह भी छोड़ दी। अब बाल बच्चों की इज्जत के लिए रिक्शा चलाता हूँ, तो अपना हक क्यों ना लूं? आपसे भीख नहीं मांग रहा, अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ। मैं 5 रुपए से 1 पैसा कम ना लूंगा। विनय ने उसका चेहरा गौर से देखा। रिक्शे वाले के काले चेहरे पर एक अजीब चमक आ गई, जिसमें वह बड़ा खूबसूरत लग रहा था। विनय सहसा घबरा उठा। उसने अपने अंदर जो घरौंदा बनाया था स्वतः ही बहर आ गया। खीज, निराशा और तुच्छता के भाव से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने इधर उधर देखा, फिर 2 रुपए निकालकर रिक्शे वाले के हाथ पर रखकर चलता बना, जैसे किसी की गलती को माफ कर दिया हो।